Hello viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with one of the medicine of Allen's keynote, that is Illumina. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get start. तो आज की हमारी रेमेडी है एल्यूमिना. इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर हैं. कॉमन नेम इसका प्योर क्ले है और इसका फॉर्मूला Al2O3 है. ठीक है, ये अगर इसका सोर्स देखें तो ये मिनरल किंगडम की रेमेडी है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो ओई बोरिक के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 to 60 डेज़ होता है. ठीक है, ये एक डीप एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है. टेम्परामेंट अगर इसका देखें तो ये मेलनकोलिक हाइपोकॉन्ड्रियकल टेम्परामेंट का होता है. डायथिसिस इसमें ट्यूबरकुलर और स्क्रोफुलस डायथिसिस होती है. और अगर इसके थर्मल की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिली पेशेंट होते हैं. ठीक है, इसके पेशेंट वेरी चिली पेशेंट होते हैं, बहुत चिली पेशेंट होते हैं. ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये एक ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि एडाप्टेड टू पर्सन्स हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ेस. ठीक है, ऐसे पेशेंट जो कि क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करते हैं. ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है? जिसका ऑनसेट जो होता है वो इंसीडियस ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, जो कि बहुत समय से जो बीमारी चली आ रही है. ठीक है, उससे क्रॉनिक डिजीज़ से पर्सन इसके सफ़र करते हैं. ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. एल्यूमिना जो ये रेमेडी है इसको एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? कि एज एकोनाइट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एक्यूट डिजीज़, सिमिलरली एल्यूमिना फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन क्रॉनिक डिजीज़. जिस तरह से एकोनाइट को एक्यूट डिजीज़ में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसी तरह से एल्यूमिना को क्रॉनिक डिजीज़ में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये एल्यूमिना एक क्रॉनिक डिजीज़ की रेमेडी है. ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ के कंडीशन में एल्यूमिना को हम दे सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशिएंट इन एनिमल हीट. इसके जो पेशेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल हीट डिफिशिएंट होता है. हमने पहले ही बताया कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होते हैं, बहुत चिली पेशेंट होते हैं. मतलब उनको कोल्ड से एग्रेवेशन है. ठीक है, चिली होते हैं, मतलब एनिमल हीट उनमें डिफिशिएंट है. वाइटल हीट, एनिमल हीट, बॉडी हीट उसमें लैक कर रहा है. ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट होते हैं जो जिनमें कि एनिमल हीट डिफिशिएंट करता है. ऐसा ही कैलकेरिया और साइलेशिया में भी देखने को मिलता है. और इसके पेशेंट कैसे होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? स्पेयर, ड्राई, थिन, सब्जेक्ट्स डार्क कॉम्प्लेक्शन. स्पेयर मीन होता है लीन, बहुत ही दुबले पतले इसके पेशेंट होंगे. ठीक है, ड्राई होंगे, उनमें बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस होती है. थिन सब्जेक्ट्स, दुबले पतले होंगे पेशेंट इसके. डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा? डार्क होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा उनका. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या देखा? पहला चीज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. एल्यूमिना मेडिसिन को एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं और ये बेसिकली क्रॉनिक डिजीज़ की रेमेडी है. दूसरा चीज़, इसके पेशेंट में एनिमल हीट की डिफिशिएंट होती है, एनिमल हीट लैक करता है क्योंकि ये एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होते हैं इसके. ये एक बहुत ही चिली रेमेडी है, वेरी चिली रेमेडी है. और इसके पेशेंट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं और उनमें ड्राइनेस होती है. ये हो गया इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात. ठीक है, अब हम इसके मेंटल जनरल को देखते हैं. मेंटल जनरल में है कि माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन हाइपोकॉन्ड्रियक्स. अब माइल्ड मतलब इसके पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी माइल्ड नेचर के होते हैं, सौम्य विनम्र स्वभाव के होते हैं. चीयरफुल डिस्पोजिशन, बहुत ही खुश मिजाज. ठीक है,
खुशनुमा होंगे, वो बहुत ही खुशमिजाज नेचर के होंगे, डिस्पोजिशन के होंगे। हाइपोकॉन्ड्रिक्स के बारे में फॉर्जन नंबर 96 में ऑर्गेनल में भी दिया गया है कि ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपने सिम्टम्स को बहुत ही ज़्यादा एग्जीग्रेटेड वे में, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं फिजिशियन को, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ। ठीक है, फिजिशियन को ऐसा शो करने के लिए कि वो बहुत बीमार हैं, जबकि वो रियली में होते नहीं हैं, लेकिन वो फिजिशियन को ऐसा शो करने के लिए कि वो बहुत बीमार है ताकि फिजिशियन उन पर ज़्यादा ध्यान दे और उनको कुछ ऐसी मेडिसिन दे कि जिससे उनको आराम मिले। तो वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने सिम्टम्स को बहुत ही एग्जैगरेटेड वे में बताते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ ग्रेट सेंसिटिवनेस एंड इम्पेशेंट ऑफ सफरिंग हु पोर्ट्रे देयर सिम्टम्स इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इन ऑर्डर द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ। ये ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट को जो कि एग्जीग्रेटेड वे में अपने सिम्टम बताते हैं उनको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक्स पेशेंट। तो एल्यूमिना के भी पेशेंट जो होते हैं वो हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं। और इसमें मेंटल जर्नल में दिया गया है कि टाइम पासेस टू स्लोली एन आवर सीम हाफ अ डे। इन्हें ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे पास हो रहा है। उनको उनको एन आवर, 1 घंटे का समय उन्हें ऐसा लगता है कि आधा दिन बीत गया। ठीक है, एन आवर सीम्स हाफ अ डे, पूरा आधा दिन उनको लगता है कि इस अब 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन उन्हें लगेगा कि पूरा आधा दिन हो गया है, वो बहुत ही धीरे धीरे समय बीत रहा है, इन्हें ऐसा लगेगा। और ऐसा ही कैनाबिस इंडिका में है। कैनाबिस इंडिका में है कि टाइम सीम्स टू लॉन्ग, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। ठीक है, कैनाबिस इंडिका में ऐसा लगता है उसके पेशेंट को कि टाइम सीम्स टू लॉन्ग, टाइम बहुत लंबा हो गया, टाइम बीत ही नहीं रहा है। उनको कुछ सेकंड का टाइम एजेस के समान लगेगा कि बहुत एजेस हो गए हैं। ठीक है, ऐसा होता है कैनाबिस इंडिका में। तो ये हो गया इसके मेंटल जनरल के बारे में। अब हम देखते हैं इसका फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में है, इसमें पहला ही वर्ड लिखा है कि इसमें एबनॉर्मल एपेटाइट होता है। एबनॉर्मल एपेटाइट क्यों बोला, इसमें अब हम इसके लाइन को पढ़ेंगे, कंप्लीट लाइन को, तो इसको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए आगे लिखा है क्रेविंग फॉर स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लोव्स और टी ग्राउंड्स, एसिड्स एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स। देखिए नॉर्मली हम सब में से किसी को पसंद होता है, कोई ऐसे किसी को ऐसी क्रेविंग होती है, किसी को भी, हमको या आपको, कि हम चॉक खाएं, हम इनडाइजेस्टेबल थिंग खाएं, हम एसिड्स खाएं, इस तरह की स्टार्च खाएं। ठीक है, इस तरह की क्रेविंग तो नहीं होती है ना, इस तरह की क्रेविंग लेकिन इन पेशेंट्स में होती है। इसीलिए इसको बोला गया है कि इन पेशेंट में एबनॉर्मल एपेटाइट होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो कि इनडाइजेस्टेबल थिंग्स हैं, जो कि नॉर्मली हम सब को उन चीज़ की क्रेविंग नहीं होती है, हम सब नहीं खाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में उस चीज़ की क्रेविंग है, उनको अच्छा लगता है, उनको डिमांड होती है। ठीक है, कि हमको ये चाहिए, हमको चॉक खाना है, हमको एसिड खाने हैं, हमको चारकोल, बताइए चारकोल कोई खाता है, चारकोल चाहिए, क्लोव्स, लौंग। ठीक है, टी ग्राउंड, टी ग्राउंड क्या होता है कि मिंट जो होता है ना, मिंट, पुदीना, उसी के फैमिली का एक हर्ब होता है, उसको टी ग्राउंड बोलते हैं। तो इन चीज़ की इनमें क्रेविंग होती है। और देखिए, और ऐसा ही सिक्यूटा और सोराइनम में देखने को मिलता है। और हम सबको देखिए, सबको ही पसंद होगा आलू का हम लोग फ्रेंच फ्राई, या फिर आलू तो मतलब किसी भी चीज़ में खाने में तो मोस्टली यूज़ होता है, सब्जियों में, या उसका पराठा, या फिर आलू की सब्ज़ी। ठीक है, तो आलू तो सबको ही पसंद होता है, आलू तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जनरली उसको खाने में ऐसे सब लोग यूज़ करते हैं, आलू तो सबको पसंद होता है। लेकिन इन पेशेंट में क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल थिंग की क्रेविंग है। और पोटैटोज़ डिसएग्री, इनको पोटैटोज़ पसंद ही नहीं होता है, नहीं पसंद होता है इनको पोटैटोज़, नापसंद होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसीलिए इनके एपेटाइट को एबनॉर्मल एपेटाइट कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें है टॉकिंग फैटिग्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन। देखिए कुछ
लोगों को देखे होंगे कि खड़े खड़े ही वो लंबी लंबी बात कर, मतलब बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मतलब वो कितना देर से बात कर, मतलब खड़े खड़े बहुत सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन इनमें क्या है, टॉकिंग फैटिक्स, वो बात करते हैं तो वो बात करने से वो थक जाते हैं, फैटिक थक जाते हैं। फेंट, उनमें फेंटिंग होती है, मतलब फेंट मतलब होता है कि मूर्छित स्थिति, ठीक है। तो इनमें फेंटिंग होती है। एंड टायर्ड, इनको ऐसा लगेगा बहुत थक गए हैं ये, ठीक है। मस्ट सिट डाउन, ये बैठना चाहेंगे। ये टॉकिंग से इनको थकान होती है, फेंटिंग होती है, ये थक जाते हैं, टायर्डनेस होती है और ये चाहते हैं कि हम बैठ जाए, मस्ट सिट डाउन, ये खड़े होकर ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। ये हो गया फिजिकल जनरल्स। अब हम इसके जीआई सिम्टम को देखते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, वर्स इन इवनिंग। इनमें इरिटेशन, ढकार, इरिटेशन मतलब होता है डकार, जो कि इनको फॉर ईयर्स, बहुत लंबे समय से आ रहा है, ठीक है। क्रॉनिक इरिटेशन, बहुत ही लंबे समय से इनमें डकार आने की प्रॉब्लम होती है। और वर्स इन इवनिंग, और शाम के समय ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है इनके ये सिम्टम। और इनमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है। नो डिज़ायर फॉर and no ability to pass stool until there is a large accumulation, ऐसा ही मेलिलोटस एल्बा में होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर फॉर, इनको डिज़ायर ही नहीं होता है कि ये स्टूल पास आउट करें, ठीक है, इनको डिज़ायर ही नहीं होता है। एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल, इनको एबिलिटी ही नहीं होती, इनमें क्षमता ही नहीं होती है कि ये स्टूल को पास आउट करें। अनटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन, जब तक कि बहुत ज़्यादा स्टूल का एक्यूमुलेशन ना हो जाए, ठीक है, तब तक उनको डिज़ायर ही नहीं होती है, उनको एबिलिटी नहीं होती है कि वो स्टूल को पास आउट करें। ऐसा ही होता है मेलिलोटस एल्बा में। मेलिलोटस एल्बा में क्या होता है कि उनमें कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्ट होता है। जब आप मेलिलोटस एल्बा पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है ये लाइन कि उनमें कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्ट होता है, पेनफुल होता है, उनके एनस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, उनको फुलनेस का सेंसेशन होता है, उनमें भी इसके तरह नो डिज़ायर होता है। अनटिल देयर इज़ लार्ज एक्यूमुलेशन, जब तक कि उनमें भी लार्ज एक्यूमुलेशन ना हो जाए, उनमें भी डिज़ायर ही नहीं होती है स्टूल पास आउट करने के लिए भी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल से उनको स्टूल पास आउट होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पेनफुल होता है। तो इस तरह से होता है मेलिलोटस एल्बा में। और इनमें क्या होता है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, इनको बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। मस्ट ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, और जो क्लोजेट का सीट होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगाना, इतना ज़्यादा उनको दम लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है कि जो क्लोजेट का सीट होता है उसको ये टाइटली पकड़ लेते हैं, उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। कैसे, टाइटली उसको होल्ड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा, सोचिए कितना ज़्यादा दम लगाते हैं ये स्टूल को पास आउट करने के लिए। इसमें इंटेंस कॉन्स्टिपेशन है, बहुत कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और क्या है, स्टूल कैसा है, इसमें स्टूल हार्ड, कड़ा है, नॉटी, गांठ में जैसे नॉट्स में है, ठीक है। लाइक लॉरेल बेरीज, लॉरेल बेरीज क्या होता है कि लॉरेल बेरीज जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, स्मॉल राउंड ब्लैक कलर के फ्रूट होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल और ब्लैक कलर के फ्रूट होते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि जामुन देखें ना, छोटा होता है, गोल होता है, काले रंग का होता है, तो लाइक लॉरेल बेरीज, उसी तरह से उनमें नॉटी, नॉट्स में स्टूल होते हैं, हार्ड स्टूल होते हैं, ठीक है, लॉरेल बेरीज के तरह। कवर्ड विथ म्यूकस, म्यूकस से कवर्ड होते हैं, और सॉफ्ट, क्लेई होते हैं, एडहरिंग टू पार्ट्स, और पार्ट्स से एडहेयर करते हैं। इसका मतलब क्या कि जहाँ से स्टूल पास आउट हो रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, एनएस से, वहाँ से जहाँ से पास आउट हो रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ये चिपक जाते हैं, एडहेयर कर जाते हैं। और ऐसा ही होता है प्लेटिना में। प्लेटिना में भी सेम कंडीशन देखने को मिलती है। प्लेटिना में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ बॉवेल है, ठीक है। इनर्शिया मतलब वहाँ पेरिस्टालसिस से स्टॉप हो गई है,
ठीक है, पेरिस्टाल्सिस स्टॉप हो गई है, इनर्शिया ऑफ बॉवेल है, उसमें फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग है, मतलब बार बार वो स्टूल जाते हैं लेकिन अनसक्सेसफुल अर्जिंग है, उनको प्रॉपरली स्टूल पास आउट ही नहीं होता है। और इनका भी स्टूल एडहेयर टू रेक्टम एंड एनस लाइक सॉफ्ट क्ले, और इनका भी स्टूल जहाँ से पास आउट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, वहाँ पे एडहेयर कर जाता है सॉफ्ट क्ले की तरह। इस तरह का इनमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और किन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है आगे दिया गया है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन, ठीक है, ऐसे बच्चे जो दूध पीते बच्चे होते हैं, नर्सिंग चिल्ड्रेन, ठीक है, फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनकी माएँ आर्टिफिशियल फूड देती हैं, ठीक है, उनको नेचुरल फीडिंग नहीं करा करके बाहर के पाउडर्ड मिल्क देती हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लाइक सिमिलैक हुआ, सिमिलैक पाउडर नाम से आता है, ठीक है। तो वैसे आर्टिफिशियल कॉन्स्टिपेशन किसमें, ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन, जैसे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, जो आर्टिफिशियल, जो बाहर से फूड दे रहे हैं, बाहर से जैसे पाउडर मिल्क दे रहे हैं, और क्या, बॉटल फैट बेबीज़, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं। और किन में ऐसा होता है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, ऑफ ओल्ड पीपल, जो ओल्ड एज पीपल हैं। और ऐसा ही कंडीशन लाइकोपोडियम और ओपियम में भी देखने को मिलता है। और कॉन्स्टिपेशन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी में होती है फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम। इसमें इनएक्टिव रेक्टम है, इनएक्टिव रेक्टम मतलब इनएक्टिव मीन्स निष्क्रियता, रेक्टम निष्क्रिय है, इसीलिए तो इसमें इतना ज़्यादा इंटेंस कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो और ऐसा ही कंडीशन सेपिया में भी देखने को मिलता है। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन, लिखा हुआ है कि इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग। रेक्टम की इनएक्टिविटी होती है, रेक्टम की निष्क्रियता होती है, ठीक है, जिससे कि स्टूल प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाता है, ग्रेट स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इवन सॉफ्ट स्टूल, जो सॉफ्ट स्टूल भी हैं उनको भी पास आउट करने के लिए रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। और ऐसी ही कंडीशन एनाकार्डियम, पल्सेटिला, साइलेशिया और वेरेट्रम में देखने को मिलती है। और क्या लिखा हुआ है, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, और जब वो यूरिनेट करती है, जब वो यूरिन को पास आउट करती है, उस दौरान इसको डायरिया हो जाता है। और क्या है, हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, उनको यूरिनेट करने के लिए उनको स्टूल के दौरान स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दम लगाना पड़ता है यूरिन को पास आउट करने के लिए। तो ये हो गया एल्यूमिना के जीआई सिम्टम के बारे में, ठीक है। इनमें इरेक्टेशन, क्रॉनिक इरेक्टेशन होती है, इनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, डिज़ायर नहीं होती है, ग्रेट स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, और क्लोजेट में सीट को टाइटली पकड़ना पड़ता है, ठीक है, दम लगाने के लिए। स्टूल हार्ड होते हैं, नॉटी होते हैं, नॉट्स में होते हैं, लॉरेल बेरीज के तरह होते हैं, स्मॉल राउंड ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, म्यूकस से कवर्ड होते हैं। कॉन्स्टिपेशन नर्सिंग चिल्ड्रन में होता है, आर्टिफिशियल फूड जो बेबीज़ लेते हैं उनमें होता है, बॉटल फैट बेबीज़, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इसमें होता है। देखिए बोल्ड से जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो, ठीक है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम होता है, उनको सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यूरिन करते समय इनको डायरिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जीआई के। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो इनमें ल्यूकोरिया है। ल्यूकोरिया कैसा है, एक्रेट एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हील्स, ठीक है। इनमें ये देखिए बोल्ड से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी बोल्ड से लिखे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं। लिकोरिया इनमें एक्रिड एंड प्रोफ्यूज है। एक्रिड मीन्स छिलने वाला, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि जो ल्यूकोरिया है रनिंग डाउन टू द हील्स, वो हील्स तक मतलब रन करके आ जाता है, ठीक है,
वहाँ तक इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि हील्स तक चला जाता है वो। और ऐसा ही कंडीशन सिफिलिनम में है। सिफिलिनम में क्या है कि उसमें जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि लिकोरिया प्रोफ्यूज सोकिंग थ्रू द नैपकिन एंड रनिंग डाउन टू हील्स। लिकोरिया जो उसमें होता है वहाँ पे भी लिकोरिया प्रोफ्यूज होता है। देखिए यही चीज़ होता है कि एक एक वर्ड जब चेंज होता है, एक एक वर्ड के डिफरेंस से मेडिसिन चेंज हो जाती है। एल्यूमिना में क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज है, जबकि सिफिलिनम में लिखा गया है कि लिकोरिया प्रोफ्यूज है। वहाँ पे एक्रिड नहीं लिखा है, एक्रिडिटी एल्यूमिना में है, जबकि प्रोफ्यूज जो है, सिर्फ प्रोफ्यूज वो है एल्यूमिना में। तो प्रोफ्यूज जो है वो है सिफिलिनम में। ठीक है, तो लिकोरिया सिफिलिनम में क्या है, लिकोरिया प्रोफ्यूज सोकिंग थ्रू द नैपकिन। इतना ज़्यादा लिकोरिया होता है कि जो नैपकिन होती है वो पूरी तरह भीग जाती है, और प्रोफ्यूज अमाउंट के कारण, ज़्यादा क्वांटिटी के कारण उसमें भी रनिंग डाउन टू हील्स तक रन करके लिकोरिया आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है इनमें, वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। और इनके जो ये लिकोरिया के सिम्टम होते हैं वो दिन के समय में और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, और इनको आराम किससे मिलता है, एनुरेशन बाय कोल्ड बाथिंग। ठंडे पानी से नहाने से इन्हें आराम मिलता है। अब हम देखते हैं इनके मेंसेस की कंडीशन में क्या होता है। आफ्टर मेंसेस क्या होता है इनमें, एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। मेंसेस के बाद ये फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी इन्हें थकान हो जाती है। स्कार्सली एबल टू स्पीक, और ये इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि इनको बोलने के लिए भी मतलब प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है। ठीक है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, बोलना भी इनको नहीं अच्छा लगता है, बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। और ऐसा ही कंडीशन कार्प एनामिलिस और कॉक्यूलस में है। कार्प एनामिलिस में क्या है कि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक। वहाँ पे है कि मेंसेस अपीयर होने के बाद वो इतने ज़्यादा वीक हो जाती हैं फीमेल्स कि वो बहुत ही हार्डली स्पीक, बहुत ही मुश्किल से बोल पाती हैं। और कॉक्यूलस में क्या है कि ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज़ सो वीक शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। मतलब जब उनको मेंस्ट्रुएशन होता है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती हैं लोअर लिम्ब के वीकनेस के कारण। तो ये हो गया कंपैरिजन इनमें, एल्यूमिना में, कार्प एनामिलिस में और कॉक्यूलस में। तो ये हो गया एल्यूमिना के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। इनमें हम देखे थे ना कि फिजिकल जनरल में एबनॉर्मल एपेटाइट था। ठीक है, इनको ऐसी चीज़ पसंद होती है जो कि इनडाइजेस्टेबल होती है। ठीक है, इनमें चॉक और एसिड, इन तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे जो कि जनरली लोगों को नहीं पसंद होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख रहे हैं ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, जैसे कि सॉल्ट हो गया, वाइन हो गया, विनेगर सिरका हो गया, पेपर काले मिर्च हो गया। इससे इनको क्या होता है कि ये सब इनमें तुरंत इमीडिएटली कफ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। तो है इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन एंड इन द डे टाइम, टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आईज। इनएबिलिटी टू वॉक मतलब ये आँख बंद करके बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। ठीक है, आँख ओपन करके ही ये चल पाएंगे। हम लोग में क्या होता है कि हम लोग का अगर आँख बंद भी है तो हम लोग थोड़ा बहुत तो चल ही लेते हैं, लेकिन ये आँख बंद करके बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और
स्पेशली डे टाइम। और इनमें क्या होगा, टॉटरिंग। टॉटरिंग मीन्स वॉकिंग अनस्टेडीली, मतलब ये कांपेंगे चलने में, नहीं चल पाएंगे। ये जब इनका आँख खुला रहेगा तभी ये चल पाएंगे। एंड और इनमें क्या होता है, टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आई। और जब ये आँख बंद करके चलते हैं तो इनमें क्या होता है, ये कांपते हैं, टॉटरिंग, और या फिर वॉकिंग अनस्टेडीली एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आई। और ये गिर सकते हैं या गिर जाते हैं जब ये आँख बंद करके चलते हैं। ऐसा ही अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसीमियम में है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या है कि वहाँ पे ग्रेट वीकनेस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है, ठीक है। उनमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है। विथ ट्रैम्बलिंग कैन नॉट वॉक विद द आइज क्लोज, और वो कांपता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में कि वो कांपता है और वो आँख बंद करके नहीं चल पाते हैं। ऐसा ही इसमें भी है कि ये आंख बंद करके बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, इनएबिलिटी टू वॉक, ठीक है। और ये आंख खोल के ही चल पाएंगे। ये तो अगर आंख बंद करके चलेंगे तो इनमें ये कांपेंगे, ये गिर जाएंगे, ये नहीं चल पाते हैं। तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं इसके स्किन के सिम्टम में। तो इनके स्किन के सिम्टम में क्या है, ड्राई, टेटरी, ईचिंग इरप्शन, वर्स इन विंटर, और ऐसा ही पेट्रोलियम में है। क्या है इसमें, इनकी स्किन ड्राई होती है, ड्राइनेस होती है। टेटरी मीन्स क्या होता है, टेटरी मीन्स स्केली एक्जिमेटस स्किन इरप्शन जो होते हैं उनको बोलते हैं टेटरी। जो स्केली इरप्शंस होते हैं या जो स्किन में स्केल्स होते हैं उसको बोलते हैं टेटरी। तो इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, टेटरी होती है, ईचिंग उनको होगी, बहुत खुजली होगी, ठीक है, ईचिंग होगा, इरप्शंस निकले होंगे, और वर्स इन विंटर, और ठंड के समय में वर्स हो जाएगा, और ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम एग्रेवेट कर जाएगी, और ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होगा। हम बताए थे कि ये वेरी चिली रेमेडी है, बहुत ज़्यादा चिली रेमेडी है, मतलब इनको ठंड से दिक्कत है। तो इनके स्किन के सिम्टम में भी देखिए, इनकी स्किन की सिम्टम कब वर्स हो रही है, विंटर में वर्स हो रही है। और ऐसा ही कंडीशन पेट्रोलियम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, इनटॉलरेबल ईचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड। इनटॉलरेबल, इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है पूरे बॉडी में, वो भी। और कब, व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, कब होती है, ड्यू टू वार्मथ ऑफ बेड के कारण इनमें इनटॉलरेबल ईचिंग होती है, और वो भी पूरे बॉडी में ईचिंग होती है। और ऐसा ही सल्फ़र में है। सल्फ़र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, सल्फ़र में एग्रेवेशन फ्रॉम हीट ऑफ बेड होता है। सल्फ़र में जो पेशेंट्स होते हैं फील्स गुड टू स्क्रैच बट स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग। उनको स्क्रैचिंग, खुजलाना उनको अच्छा तो लगता है, बट उनको खुजलाने से वहाँ पे बर्निंग होता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड्स, ये तब तक खुजलाते हैं, तब तक स्क्रैचिंग करते हैं जब तक कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो जाए, जब तक कि वो ब्लीड ना करें, देन बिकम्स पेनफुल, और तब वो उनको दर्द हो जाता है उसमें, तब वो उनके लिए पेनफुल हो जाता है। ये हो गया इसके स्किन के सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं इसके मोडालिटीज़। एग्रेवेशन इसको किस चीज़ से है, ये बताया हमने कि ये वेरी चिली रेमेडी है, तो इसको कोल्ड एयर में, ड्यूरिंग विंटर में इसको एग्रेवेशन होगा, ठीक है। वाइल सिटिंग, जब बैठेगा तब इसको एग्रेवेशन होगा। फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज़, इसमें था ना, हमने इसके फिजिकल जनरल्स में पढ़ा था कि पोटैटोज़ डिसएग्री, तो इसमें फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज़ खाने से भी इनमें एग्रेवेशन है। फ्रॉम ईटिंग सूप खाने से, ठीक है, सूप लेने से। ऑन, और कब एग्रेवेशन है, ऑन अल्टरनेट डे, मतलब अगर इनका आज हुआ फिर कल का दिन छोड़ के नेक्स्ट डे इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम इनको आज हुआ तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे इनको फिर से इनके सिम्टम एग्रेवेट करेंगे। अल्टरनेट डे में इनके सिम्टम एग्रेवेट करते हैं। और कब एग्रेवेट करते हैं,
देखिए आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, ठीक है। ये वाइवा में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि एट न्यू मून फुल मून एग्रीवेशन का किस में है, कौन सी मेडिसिन है जिसमें न्यू मून फुल मून एग्रीवेशन है। तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे छुपा छुपा के दिया रहता है, लेकिन इसको बहुत, इसीलिए एलन की नोट तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एट न्यू मून मतलब जब अमावस्या होती है ना, तो अमावस्या में तो पूरा मतलब चांद तो दिखता ही नहीं, पूरा ढक जाता है। अमावस्या के जस्ट एक दिन बाद देखिए एकदम बस हल्का सा बस एक चांद दिखता है, उसके जैसे बस लाइन टाइप की दिखती है, ठीक है। तो वो न्यू मून होता है अमावस्या के लिए, या अमावस्या के एक दिन बाद। और फुल मून जो होता है वो पूर्णिमा का टाइम होता है, जब पूरा चंद्रमा निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इनमें इस कंडीशन में एग्रेवेशन होता है। कोल्ड एयर में, ड्यूरिंग विंटर, while sitting, from eating potatoes, after eating soups, on alternate days and at new and full moon, इनमें एग्रेवेशन है। एनुरेशन इनको आराम कब मिलता है? माइल्ड समर वेदर, जब हल्की गर्मी वाला मौसम होता है ना, तब इन्हें आराम मिलता है इनके सिम्टम्स में। और कब मिलता है? फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, गर्म ड्रिंक पीने से, ठीक है। फ्रॉम वार्म ड्रिंक से, गरम ड्रिंक से, वाइल ईटिंग, खाने से इनको आराम मिलता है। और ऐसा ही सोराइनम में दिया गया है। इन वेट वेदर, वेट वेदर में भी इनका एनुरेशन है, और ऐसा कॉस्टिकम में दिया गया है। अब हम इसके रिलेशन सेक्शन में आते हैं। तो दिया गया है कि एल्यूमिना इज़ वन ऑफ द चीफ एंटीडोट्स फॉर लेड पॉइजनिंग। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूछता है, ये लाइन दे के पूछती है कि कौन लेड पॉइजनिंग के लिए चीफ एंटीडोट है। तो वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना लेड पॉइजनिंग के लिए चीफ एंटीडोट है। और ये पेंटर्स कोलिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेंटर्स कोलिक की रेमेडी है, ठीक है। पेंटर्स कोलिक क्या होता है? कोलिक ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। अब जैसे कि जो मतलब पेंटर्स होते हैं वो पेंटिंग करते हैं, ठीक है। कभी कभार वो जो ब्रश होता है उसको अपने ऐसे माउथ में जैसे होल्ड कर लिए या फिर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो लेड पार्टिकल्स होते हैं वो उनको बाय मिस्टेकिंगली वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से उनमें फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, जैसे या फिर जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, या फिर जो ये पेंटर हुए, उनका तो ये काम ही है ना, उनको ये करना है, उनका ये काम है। तो उनमें फ्रीक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है, तो ये चांसेस भी है कि वो उनके पार्टिकल्स, लेड पार्टिकल्स उनमें इंजेस्ट हो जाएं, जिस वजह से इनमें कोलिक, कोलिक यानी कि पेट दर्द की समस्या, ठीक है, इनमें पेंटर्स कोलिक होता है, कोलिक ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। और एलमेंट फ्रॉम लेड, और लेड के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो लाइन है कि एल्यूमिना इज़ वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग एंड पेंटर्स कोलिक, ठीक है। अब हम देखते हैं ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ब्राइनिया के। क्यों? क्योंकि ब्राइनिया भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, ठीक है। जिस तरह से इसमें ड्राइनेस है, इसमें भी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो वहाँ पे जो उसके पेशेंट होते हैं वो स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो वहाँ पे भी देखा था कि वो ड्राई होते हैं, वहाँ पेशेंट इसमें ड्राइनेस होती है, ठीक है। स्किन में भी देखा था हमने कि स्किन ड्राई होती है। इसी तरह से ब्राइनिया में भी ड्राइनेस होता है। और ब्राइनिया में भी, और जब हम इसका एल्यूमिना का जब हम जीआई सिम्टम देखे थे तो वहाँ पे देखे थे कि स्टूल कैसा था, हार्ड था, नॉटी था। तो इसी तरह से ब्राइनिया में भी स्टूल कैसा होता है, नॉटी होता है, ठीक है, स्टूल हार्ड होता है, नॉटी होता है। तो इसीलिए ये ब्राइनिया के कॉम्प्लीमेंट्री है। एल्यूमिना इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया। और क्या है, फॉलोज, किसको फॉलो करती है? ब्राइनिया, लैकेसिस और सल्फर को फॉलो करती है। सल्फर में हमने देखा है स्किन के कंडीशन में,
ठीक है। सल्फ़र में जिस तरह से स्किन में वार्मथ हीट ऑफ बेड से एग्रेवेशन होता है और उनको स्क्रैचिंग मतलब स्क्रैचिंग से अच्छा लगता है स्क्रैचिंग करना, बट स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग, उसी तरह से इनमें भी वार्मथ ऑफ बेड से एग्रेवेशन है, ठीक है। उनमें इनटॉलरेबल ईचिंग होती है होल बॉडी में व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, ठीक है। तो इसीलिए ये सल्फर को फॉलो करती है। और एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्राइनिया, और एल्यूमिना ब्राइनिया का क्रॉनिक है। और ये किसके सिमिलर है? सिमिलर टू बेराइटा कार्ब, कोनियम इन एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के एलिमेंट्स में ये बेराइटा कार्ब और कोनियम के सिमिलर है, ठीक है। एल्यूमिना ओल्ड पीपल के एलिमेंट्स में बेराइटा कार्ब और कोनियम के सिमिलर है। ओके, so that's all for alumina. I hope you learned the best. Now if you have any kinds of questions, confusion or doubt regarding this topic, you can freely ask to me in comment box. I will surely respond you. So thanks for watching. Thank you so much.